अमीन सायानी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मैं सारे श्रोताओं की ओर से। मैं अमीन सायानी हूँ। कई लोग मुझे सयानी बोलते हैं, मगर उनको मैं याद दिला लूँ कि मैं सयानी नहीं हूँ, मैं सयाना हूँ। और मेरा नाम भी सयानी नहीं है बल्कि सायानी। मुझे माफ कीजिएगा, हमारा मातृभाषा उड़िया है और हिंदी में मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की, काम नहीं किया उतना ज्यादा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में आपसे बात करने का, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ ना बोल दूं, उसमें कोई कमी हो या फिर कोई सवाल ऐसा पूछ ना दूं। इतने बड़े ब्रॉडकास्टर को अगर कुछ गलत ना पूछ दूं तो पहले से मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। भाई, मैं कोई ऐसा बड़ा अनाउंसर नहीं हूँ। मेरी हिंदी और उर्दू जो है, मतलब ये कि हिंदुस्तानी, वो भी बड़ी अलग अलग राहों से गुजर कर बनी है। तो कोई बात नहीं, तुम गलती करो तो मेरी समझ में नहीं आएगी कि गलती कर रहे हो। अच्छा, तो भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सुब्रत कुमार पति, मतलब तुम पति हो, शादी कर ली है? जी बिल्कुल, हाल ही में हुई है। हाल ही में हुई है? तो नाम भी शादी के बाद पति रखा है? जी नहीं, ये हमारा सरनेम है, मतलब पहले से था। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, मैं पहले इतना बता दूं कि मैं हिंदुस्तान के करीब हर प्रांत में घुमा हूं, उड़ीसा नहीं जा पाया। काश के मेरे जीवन में कोई ऐसा मौका आता, कोई ऐसा शो आता, जवानी में है, अब तो मैं जा नहीं पाऊंगा, कि मैं वहां जा पाता और देख पाता भुवनेश्वर को भी, और भी कई अच्छी पूरी है, उनके बारे में सुना है, गया नहीं कभी। तो अच्छा, अब तुम सवाल मुझसे पूछो, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बस सवाल पूछने से पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, सुनते हैं, और आपके काफी दीवाने वहां पे देखने को मिलेंगे जो हमसे लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अमीन सायानी जी को कभी बुलाइए आप उड़ीसा में। लेकिन आप अभी तो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हम आपको भी बुला नहीं पा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं, हम आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग की जब शुरुआत आपने की तो कैसे, कब आप आए इस सेक्टर में, कब आपने पहला रेडियो प्रोग्राम किया, तो इसके बारे में, ये स्टोरी के बारे में पहले थोड़ा हमें बताएंगे। हुआ ये कि शुरू में हमारे परिवार की भाषा जो थी ना, वो बम्बई की खिचड़ी भाषा थी। यानी उसमें थोड़ी सी हिंदी भी थी, थोड़ी सी गुजराती बहुत ज़्यादा थी, और अंग्रेज़ी मिली जुली होती थी। तो हम ऐसी खिचड़ी भाषा बोलते थे। लेकिन शुरू में जो मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया 4 साल की उम्र में शायद, तो वो था एक गुजराती मीडियम का स्कूल। 4 या 5 साल की उम्र में गुजराती मीडियम स्कूल था, न्यू एरा स्कूल उसका नाम है, बम्बई में है वो स्कूल। और गुजराती मीडियम तो था वहाँ शुरू से, तो गुजराती में बड़ी अच्छी तरह बोल भी लेता था, लिख भी लेता था, सोचता भी था गुजराती में, और सब गिनता भी था गुजराती में, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे गिनने को। तो इस तरह से फिर हुआ ये कि उस स्कूल में फिर अंग्रेजी भी थी, तो अंग्रेजी भी शुरू हो गई। और अंग्रेजी का शुरू होना मेरे ब्रॉडकास्टिंग के जन्म का बहुत ख़ास कारण है। हुआ ये कि मेरे बड़े भाई हमीद सायानी, जो कि मुझसे 6 साल बड़े थे, वो अंग्रेज़ी के बड़े ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर थे, बहुत ही अच्छे। स्टेज पर भी काम करते थे, इंग्लिश प्लेज में डायरेक्ट भी करते थे इंग्लिश प्लेज, और ब्रॉडकास्टिंग में बहुत बहुत कमाल हासिल कर चुके थे। तो वो मुझे धीरे धीरे मेरे प्लेज में, मेरे लिखने में अंग्रेज़ी में, मेरे बोलने में हमेशा मेरी मदद करते रहे, मुझे सुधारते रहे अगर मैं गलत करता रहूं। और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं ब्रॉडकास्टर हूं, तुमने कभी ब्रॉडकास्टिंग नहीं की है, तो मैं ले जाना चाहता हूं तुमको आज ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के रेडियो स्टेशन में, और तुमको एक नई चीज़ दिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर भाई ले जाइए मुझे। तो मैं गया वहाँ उनके साथ, तो एक स्टूडियो में गया। मैं तो स्टूडियो देखकर दंग रह गया कि यार इतनी खूबसूरत चीज़ें, बहुत सारे स्टूडियोज़ और माइक्रोफोन ज़बरदस्त लगा हुआ वहाँ। तो मैं बैठा वहाँ, मैंने कहा तो अब क्या आप दिखाना चाहते हैं? तो वो ले आए एक छोटा सा मशीन। अब ये मैंने पूछा ये क्या चीज़ है? कहने देखो इसको बोलते हैं वायर रिकॉर्डर। हाँ, वायर रिकॉर्डर। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, वायर रिकॉर्डर होता था, और पतला सा वायर चलता था उसमें और आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। बहरहाल
तो मैंने कहा ये वायर रिकॉर्डर क्या होता है? कहने लगे इसमें जो तुम बोलोगे, माइक्रोफोन तुम्हारे पास दूंगा, जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी आवाज़ तुम्हारी, और फिर मैं तुमको सुनाऊंगा। मैंने क्या, मेरी आवाज़ आप रिकॉर्ड करेंगे? ये क्या होता है? तो कहने लगे ठीक है, देखो तुम रेडियो में जाना चाहते हो ना मेरी तरह? कहना हाँ जाना तो चाहता हूँ। तो कहने लगे तो ये इससे तुमको पहली बार पता लगेगा कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है। अच्छा। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी आवाज़ तो अंदर से सुनता है, बाहर से नहीं सुन पाता। हाँ। लेकिन रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने के बाद आवाज़ रिकॉर्डर में जाती है और वो फिर बचता है, तो वो सुन सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जाए, बोलिए बोलिए, क्या बोलूँ मैं? कहने देखो तुम हिंदी बोलने की कोशिश मत करो, अंग्रेज़ी में कोई भी कविता तुमको अंग्रेज़ी की याद हो अच्छी तो बोलो और मैं रिकॉर्ड करता हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ, शुरू करो तुम बोलना कविता। तो उस ज़माने में मुझे एक इंग्लिश पोएम बहुत पसंद थी। आई एम द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई बेड इज मेड ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। ये कविता थी पूरी। काफ़ी हाथ हिलाकर मैंने जोश के साथ वो पढ़ी। तो उसके बाद वो उन्हें ख़त्म हो गई कविता, तो उन्होंने बंद किया और फिर से मुझको सुनाया। तो होता ये था कि वायर रिकॉर्डिंग पर आवाज़ ज़रा पतली सी रिकॉर्ड होती थी, और मेरी आवाज़ तो बचपन में उससे भी ज़्यादा पतली थी, ची ची वाली आवाज़ थी। तो लॉर्ड टार्टरी की जो नज़म थी वो जो उन्होंने मुझे सुनाई, और फिर सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि बताओ तुमने अपनी आवाज़ पहली बार सुनी, कैसी लगी अपनी आवाज़? मैंने कहा अरे हमीद भाई इट इज़ टेरेबल, बहुत बकवास। कहने लगे अच्छा ठीक है। 7 बरस का था करीब में जब उन्होंने मुझे वहाँ ले गए थे वो ऑल इंडिया रेडियो में। और तो फिर उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हें मेरी तरह ब्रॉडकास्टर बनना है तो अपनी आवाज़ ठीक करो, अपनी भाषा ठीक करो, और अंग्रेज़ी प्रोग्राम जब मैं करता हूँ उनमें मैं तुमको ले जाऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं ऑल इंडिया रेडियो में, और तुम आना। तो मुझे वो हाथ पकड़ कर ले जाने लगे, और वहाँ सब बच्चों के प्रोग्राम, धीरे धीरे मैं बड़े लोगों के प्लेज में हिस्सा लेने लगा, मगर छोटे बच्चों के रोल्स में। और फिर धीरे धीरे स्कूल ब्रॉडकास्ट, ये वो बहुत आगे चल कर कॉलेज ब्रॉडकास्ट भी किए, लेकिन स्कूल ब्रॉडकास्ट में थोड़े थोड़े इंटरव्यूज़ में, थोड़े थोड़े क्विज प्रोग्राम्स में, इस तरह लेते लेते उन्होंने मुझे ब्रॉडकास्टर अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा बना दिया। तो ये जो बिना का, मेरी अम्मा जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त सोशल वर्कर थी। अच्छा। और नव साक्षरों को साक्षर बनाना, और पर्दा विमेन को, पर्दा नशीली औरतों को पढ़ना लिखना सिखाना। अच्छा। ऐसे इसमें बहुत काम करते। वो गांधी जी की फॉलोअर थी। और एक दिन गांधी जी ने उनको बुलाया। तो मेरी अम्मा का नाम था कुलसूम। तो उन्होंने कहा कुलसूम बेटी देखो मैं एक ख़ास बात तुमसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है, ये शायद 1940 की बात है। तो बात यह है कि मैं हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहा हूँ। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो कि सब समझे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब अच्छी तरह आराम से समझे। क्योंकि उन दिनों फिल्मी गीत भी शुरू हो चुके थे, तो उनको पता था कि आसान भाषा होगी तो सब पसंद करेंगे। तो कहने लगे ऐसी भाषा मुझे चाहिए, तो तुम एक पत्रिका शुरू करो जो कि 3 लिपियों में छपे। अच्छा। ये 3 लिपियां भारत की तो 1-2 बहुत मशहूर थी, और ग्रेटर बॉम्बे उस ज़माने का जो था उसमें बहुत प्रचलित थी। तो वो 3 लिपियां थी, एक तो देवनागरी जो कि हिंदी की भी लिपि है और मराठी, दूसरे गुजराती वहाँ बहुत चलती थी, और हमारा परिवार जो है वो गुजरात से बहुत ताल्लुक़ रखता था। कच्छ से, गुजरात से आए थे मेरे पिताजी भी, और परदादा ये सब वहाँ से आए थे। तो ये बहुत प्रचलित थी। और तीसरी जो लिपि है जिसमें वो अखबार छपे, उसका नाम वो हो उर्दू, क्योंकि उर्दू भी अगर साथ आएगी तो हिंदू मुसलमान
कि एक तो भाईचारा बढ़ेगा सब में, और सब आसान भाषा अपनी अपनी लिपियों में सीखेंगे। और हो सकता है कि वो अगर दूसरी लिपि सीखना चाहे तो उसी अखबार का दूसरा वर्जन जो है, जो अलग लिपि में छपता है, वो लेकर वो हिंदी भी सीख सकते हैं, उर्दू भी सीख सकते हैं, गुजराती लिपि भी सीख सकते हैं। तो उसका नाम रखा गया रहबर। अब रहबर उर्दू शब्द है, उसका नाम है पथ निर्देशक या पथ प्रदर्शक, जो रास्ता दिखाए, अंग्रेजी में गाइड जिसे कहते हैं। तो उस अखबार की शुरुआत, यानी उसकी एडिटिंग और पब्लिशिंग मेरे मकान में ही शुरू हुई। तो मैंने उस इदारे को, उस अखबार को, रहबर को एक प्यून की तरह ज्वाइन कर लिया। मुझे हिंदी आती नहीं थी, कुछ गुजराती स्टूडेंट था, तो प्यून की तरह ज्वाइन हो गया, यानी कागज़ मोड़ना, एड्रेस लिखना, रजिस्टर भरना, और बस ये सब भागा दौड़ी करता था मैं। तो धीरे धीरे जब अखबार छपने लगा तो मैंने देखा, यार इसमें तो बड़े बड़े हिंदी और उर्दू के राइटर्स आकर बहुत सरल भाषा में, एकदम सादी, उसमें न क्लिष्ट हिंदी होती थी न दकीक उर्दू होती थी, बहुत सीधी सादी आसान भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में वो लिखते थे। और सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उसमें आने लगे। और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद थी वो थी आसान उर्दू शायरी और सरल हिंदी कविता। तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ता गया और मुझे हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से आने लगी। मैं करीब 11-12 साल का था शायद। तो मुझे किडनी में, गुर्दे में एक जख्म हो गया, यानी पता नहीं चोट लग गई बहुत ज़्यादा, तो पेशाब से खून बहने लगा। तो मेरे पिताजी डॉक्टर थे, छोटे मोटे डॉक्टर थे, यानी थे बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर, लेकिन अल्लाह वाले थे और गरीबों को हमेशा फ्री ट्रीट करते थे। वो भी हिंदुस्तानियत में, आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी गहरे उतरे हुए थे। तो गरीबों को न सिर्फ फ्री मेडिसिन देते थे, बल्कि उनकी दवाइयाँ भी कई बार अपनी जेब से खर्च करके देते थे। तो बहरहाल कहाँ था मैं, देखो, हाँ, वो बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, किडनी फेलियर। तो साहब मुझे डॉक्टर ने, मेरे अब्बा ने एक बहुत बड़ा डॉक्टर बुलाया घर पे और कहा कि ये तो सीरियस बात है बहुत, मैं चाहता हूँ मुझसे भी कोई बड़ा डॉक्टर हो, वो स्पेशलिस्ट हो, वो आकर देखे। तो उन्होंने आए, मैं देखा, रिपोर्ट्स देखे, सब कहने लगे देखो ये बहुत ख़तरे की बात है, अगर तुम्हारी किडनी, तुम्हारा गुर्दा जो है वो ठीक से स्वस्थ नहीं होगा तो तुम उम्र भर के लिए बीमार रहोगे। तो तुम ऐसा करो, आज ही से एक काम करो कि बिस्तर में लेटो, बिस्तर से उठना नहीं, सब कुछ करना हो बिस्तर में ही होगा तुम्हारा, और इधर उधर भी मुड़ना नहीं, सीधे लेटे रहो, खाना भी लेटे लेटे खाना पड़ेगा, ज़रा बिस्तर ऊंचा कर देंगे तुम्हारे लिए ताकि खाने में आसानी हो। और ऐसे 2 महीने तक चली गड़बड़ें। उसके बाद मैं ठीक होता गया, धीरे धीरे नारियल पानी भी पीने लगा, वरना सभी मिर्च मसाला सब बंद था, बॉयल खाना खाना पड़ता था। तो फिर धीरे धीरे मैं उससे ज़रा आगे बढ़ा, तबीयत ठीक हो गई मेरी। तबीयत जब ठीक हो गई तो स्कूल गया वापस में। स्कूल में बड़ा अच्छा मैं स्टूडेंट था, हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता था। तो 1 साल तक मैं क्लास में नहीं जा पाया था, लेकिन 9 महीने करीब। तो लेकिन उन लोगों को ये पता था कि मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ, हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता हूँ, तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया 1 साल, मतलब एग्ज़ाम के बगैर मुझे पास कर दिया। और जब पास होकर मैं गया अगले इसमें, तो मेरे एक कज़न थे, अहमद इस्माइल नाम था उनका, वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ते थे, और उन्होंने छुट्टी पर आए बम्बई, मुझसे मिले और अम्मा अब्बा से मिलकर उन्होंने कहा कि देखो ये अमीन अब तो ठीक हो गया है, उसको आप सिंधिया स्कूल वाली।
वो इतना बढ़िया स्कूल है, और बोर्डिंग स्कूल में नंबर 1 या नंबर 2 है उसका सारे हिंदुस्तान में। और इतना अच्छा है कि वहाँ अकेला रहेगा अपने दोस्तों के साथ और लड़के से, बॉयज स्कूल था, तो बॉयज स्कूल में अपने और भाइयों के साथ रहेगा, तो उसमें ज़रा और जान में जान आएगी और जोश आएगा, ताकि अपने पाँव खड़े रहने में उसको ज़िंदगी में मदद मिलेगी। मगर अम्मा अब्बा ने कहा लेकिन वो तो किडनी ने की डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 बरस तक तो तुम कोई खेल वेल मत खेलो, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, कोई ज़ोर से कोई चीज़ मत लो, बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। तो अहमद मेरे कज़न ने कहा कि घबराइए मत, मैं भी वहाँ प्रिंसिपल को लिख देता हूँ, आप भी लिखिए कि ये गड़बड़ है, तो अमीन से कोई स्पोर्ट्स न करवाइए, कोई खेलकूद न करवाइए, कोई एक्सरसाइज नहीं करवाइए, स्विमिंग मत करवाइए, बस वहाँ जाए, पढ़े, अपना बाकी चीज़ें हैं अटेंड करे, स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ जिसमें भागना दौड़ना ना हो उसमें अटेंड करे, ड्रामे करे। मैं बहुत अच्छा स्टेज का आर्टिस्ट था, तो ड्रामे करेगा वहाँ, और व्यक्तित्व कला जिसे कहते हैं गुजराती में एलोक्यूशन, वो एलोक्यूशन करेगा, तो भेजिए उसको। तो अम्मा अब्बा ने कहा कि यार हम लिखते हैं कि क्या फ़ीस वगैरह होंगी, वो तो बहुत महंगा होगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब्बा जैसे मैंने कहा हल्ला वाले थे, ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे। लिखा वहाँ सब, तो पता चला वहाँ कि उनकी जो फीस है वो इतनी कम है कि उसमें वो कपड़े भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, रहना सहना भी होता है, बोर्डिंग स्कूल है तो खाना वाना भी पूरा हो जाता है। और बम्बई में जितना खर्चा मुझ पर होता है उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं। और वहाँ बड़ा अच्छा हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर्स भी हैं, तो इससे कोई घबराने की बात है न, घबराने की बात नहीं है। आप ज़रूर इसको लाइए और हम उस पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। तो मैं वहाँ गया तो देखा, अरे माहौल बड़ा अच्छा, खूबसूरत, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं नॉन प्लेइंग स्टूडेंट हूँ, कोई भागदौड़ नहीं, कोई गेम वेम नहीं। तो वहाँ बोर्डिंग स्कूल में तो धूमधाम होती है बहुत, गेम्स की और स्पोर्ट्स की और एक्सरसाइज की। तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरी इज्जत बनी रहे। तो मैं ड्रामे में बड़ा एक्सपर्ट था, मैंने चलो ड्रामे करेंगे था। तो मैंने अपने मास्टर इंग्लिश मास्टर से कहा कि सर मैं ड्रामे बहुत अच्छे करता हूँ, मुझे एक छोटा सा अगर ड्रामा दिया जाए न्यू बॉयज़ एंटरटेनमेंट के लिए। न्यू बॉयज़ एंटरटेनमेंट का ख़ास प्रोग्राम होता था, जब नए लड़के आते थे तो पहले ही महीने में या दूसरे ही महीने में उनका वो होता था प्ले। तो मुझे एक प्ले दिया गया उन्होंने अंग्रेजी में, जिसका नाम था क्रिम्सन कोकोनट, हाँ, जिसमें मैं वेटर बनता हूँ जो शराब पीता रहता हूँ और बहुत धूमधाम करता हूँ। और वहाँ एक इंटरनेशनल स्पाई आती है, तो वो स्पाई एक बॉम्ब को लेकर आती है, जो कि एक डब्बे में रखती है, जो कोकोनट की शक्ल का डब्बा था और क्रिम्सन लाल रंग उसका था, इसलिए नाम था क्रिम्सन कोकोनट। तो मैंने वो प्रोग्राम किया। जो फाइनल शो हुआ उससे पहले मुझे प्यास लगी, तो मैंने दोस्तों से कहा जो आए थे मुझे देखने में कि जरा पानी जल्दी ले आओ। कहने लगे अभी पानी का टाइम नहीं है, अभी शुरू होने वाला है शो, 5 मिनट में शुरू हो जाएगा, पानी बहुत दूर है, यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे मास्टर ने रेस्टोरेंट का जो सेट लगाया था उसमें बहुत सारी बोतलें भी थी, मगर सब वो शराब की बोतल थी। उसमें उन्होंने लाइट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रखे थे, कुछ में पानी भी था। तो वो बोतलें उन्होंने अलग रख दी थी कि अगर तुमको कुछ पीना हो तो उन बोतलों से पीना। मेन बोतलें वहाँ जो हैं रखी हुई टेबलों पर और या ऊपर डेस्क पर, उनसे मत पीना, हो तो सब एक्चुअल शराब की बोतलें हैं। तो मैंने गलती कर दी कि एक बोतल ऐसी मैंने उठा ली जो कि जिसमें बियर थी। तो उठाया मैंने और कड़ा 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 पी गया। फिर रुक गया कि ओए बाप रे, ये तो शराब है। तो और शराब मैं तो बच्चा था, कहाँ पीता था, आजकल भी नहीं पीता हूँ, मैं बहुत कम पीता। तो वो चढ़ गई मेरे दिमाग पर और मैं झूमने लगा,
खुदा का शुक्र है कि मुझे डायलॉग वगैरह तो अच्छी तरह याद रहे, मगर एक्टिंग में बहुत झूम झूम कर, और वैसे तो शराबी वेटर का ही रोल था, तो नेचुरल हो गया। तो सब प्ले हुआ अच्छी तरह से, ख़त्म हुआ, पर्दा गिरा तो ज़ोरदार तालियां हुई, और मेरे दोस्त सब पीछे कर्टन के पीछे आ गए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने। आहा, क्या शराबी का रोल किया है, फर्स्ट क्लास, लगता ही नहीं था कि तुम शराबी नहीं हो। मैंने कहा बियर पी गया हूँ। तो इस तरह से मैं वहाँ जम गया। मैं तो बहुत यानी नेशनलिस्ट फैमिली का था। मेरे पिताजी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके थे, पिताजी नहीं सॉरी, पिताजी के अंकल चाचा जी वो रह चुके थे, और लॉयर भी बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने गांधी जी को लॉ सीखने में बड़ी मदद की थी, और गांधी जी के बड़े मित्र थे वो। और इस तरह से मेरे नाना जो थे वो डॉक्टर थे, बहुत ज़बरदस्त वो भी, और नाना बड़े बड़े लीडरों के डॉक्टर थे, ख़ास करके मौलाना आज़ाद। खैर, तो साहब जब 1947 का साल आया तो वहाँ मैं तो आगे आगे रहता था हर नेशनल्स काम में। तो जनगण मन हमने, मैं लीडर था, उस पर गाया, गाता बहुत अच्छा था, कॉयर्स में भी गाता था, गाया मैंने, और झंडा लहराया आज़ादी का। और साथ उसके बाद मैंने नेहरू जी की तकरीर भी हमने सुनी जब उन्होंने झंडा लहराया था लाल किले पर। और ये सब होने के बाद मैंने फिर सोचा मन में कि यार मैं तो इंग्लिश ब्रॉडकास्टर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, जो रहबर में हमने पढ़ी है बस वही आती है। तो बहरहाल उतनी तो आती है, हिंदुस्तानी तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब मैं जब बम्बई जाऊँगा वापस अपना सीनियर कैम्ब्रिज ख़त्म करके ग्वालियर में, तो पहला ये काम करूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो में जाकर इंग्लिश के लिए कोशिश करूँगा, इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो बहरहाल वो तो हुई बात। उसके बाद क्या हुआ कि बंटवारा हो गया। बंटवारे में खून खराबा, मारा मारी, ओहो, ये इतना गलत काम किया, अंग्रेज़ों ने करवाया, बंदरों की तरह हमें नचवा दिया उन्होंने। और खामखा, कोई ज़रूरी नहीं थी ये बात कि हिंदुस्तान को क्या बंटवारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, दिवाली होती थी तो हम अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाते थे, मदद से खाते थे, और जो ईद होती थी तो सब लोग हमारे यहाँ आते थे, और फिरनी वगैरह बनाई जाती थी, सब शीर खुरमा बनता था, सब खाते थे। और क्रिश्चियन त्यौहार होता था तो हम क्रिश्चियंस के यहाँ जाते थे। तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, मगर होगी, अंग्रेज़ों ने करवा दिया। और उसके बाद कुछ ही साल बाद वो मौका आया ख़तरनाक, जबकि गांधी जी की हो गई मृत्यु। और मुझे आज भी याद है कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने भाषण दिया ऑल इंडिया रेडियो पर अंग्रेजी में, देयर आर क्लाउड्स ऑफ सॉरो ऑन द होराइजन ऑफ आवर नेशन, गांधी जी के बारे में। तो ये बहुत मुझे दुख हुआ कि यार ये क्या चल रहा है, मेरे गांधी को, बापू को, जिसके बारे में हम गुजराती में तो गाना गाया करते थे न्यूआरा में, जब वो करते थे ना, फास्टिंग करते थे, तो अम बच्चे बापू अमर रहो, यानी जीवन ज्योत ज्वलंत रहो, ऐसे गाने गाते थे, प्रेज करते थे गांधी जी के लिए। तो मैंने कहा अब तो बापू हमारे मर गए, तो बापू मर गए हैं तो मुझे अब तो हिंदी ब्रॉडकास्टर बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि गांधी जी की ही वजह से मैंने हिंदुस्तानी सीखी। न्यूआरा में अपना सीनियर कैम्ब्रिज ख़त्म करके गया वहाँ बम्बई, और बम्बई जो आया तो पहला काम मैंने किया, आने के दूसरे रोज़ वो ऑल इंडिया रेडियो उसमें गया मैं, और मैंने बोला सबको कि मैं तो बड़ा मशहूर अच्छा ब्रॉडकास्टर था इंग्लिश में, अब मैं हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टर बनने के लिए आया हूँ यहाँ, तो ऑडिशन लीजिए मेरा। तो उन्होंने कहा चलो ये है स्क्रिप्ट, हिंदी में लिखी हुई है, तुम्हें हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी लिपि में लिख लो तुम। मैंने कहा क्या क्या क्या, अरे भाई मैंने बापूजी के कहे हुए अखबार में, उनके चलाए हुए अखबार में जो मेरे घर से छपता था, उसमें हिंदुस्तानी सीखी है और हिंदी लिपि भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। तो मैंने उठाया उसको, फट करके पढ़ा। तो जब ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा ठीक है, कहने लगे देखो तुम
स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी पढ़ लेते हो, लिपि, लेकिन तुम्हारी भाषा में गुजरातीपन है, असर है उच्चारण में, और अंग्रेजियत भी है, तो हम आपको फेल करते हैं, हम आपको नहीं ले सकते। आप पहले सीखिए अच्छी तरह से बोलना, और ये असर जो है अंग्रेजी और गुजराती का निकालिए। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा हाय ये क्या हुआ। मैंने सोचा चलो कुछ भी नहीं हो, मैं कोशिश करता हूँ जितनी हो सके। और देखिए ऑल इंडिया रेडियो जो था वो बहुत बड़ा इदारा था, बीबीसी की स्टाइल पर बना हुआ, और ऑल इंडिया रेडियो में हर फन के, हर शोबे के अच्छे अच्छे बढ़िया लोग, बोलने वाले, लिखने वाले, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब आया करते थे और बोला करते थे, लिखा करते थे। तो बहुत ज़बरदस्त स्टेशन था। तो उसमें अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे मैंने कहा, मेरे भाई बहुत उच्च दर्जे के ब्रॉडकास्टर बन गए थे। बल्कि जो पहली बार एक फॉरेन हॉलीवुड के स्टार को नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, वो बहुत बड़ी स्टार थी, उनको जो इंटरव्यू किया गया तो हमीद भाई को बुलाया गया उनको इंटरव्यू करने। क्या बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे। तो वो इतनी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग जब करते थे, और बाकी भाषाओं में ज़्यादा नहीं उन्होंने सीखी थी, मगर अंग्रेज़ी की तो बहुत अच्छे थे। तो हुआ ये कि 1950s में ऑल इंडिया रेडियो में जो इतने उच्च कोटि का ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें एक मिनिस्टर आए जिनका नाम था डॉक्टर B.V. केसकर। मराठी थे, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही हिंदुस्तानियत उनमें थी। सोचा उन्होंने कि देखो अब तो हिंद आज़ाद है, और हिंद अगर आज़ाद है तो हमें अपनी भाषा जो है ना उसमें अच्छी तरह थोड़ी सी संस्कृत डालकर उसको ज़रा मुश्किल बनाना चाहिए। और उन्होंने और भी बड़ी गड़बड़ें की वहाँ, कि सबसे कहा गया कि कोई मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा, एकदम सीरियस होकर बोलो, अब हम आज़ाद देश है हमारा। और तो जब वो बोलते थे कि ये आकाशवाणी है, अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत, फिल्म का नाम है सो एंड सो। तो वो ऐसा लगता था सुनकर कि हाय क्या हुआ, किसी महान नेता का देहांत तो नहीं हो गया। जब अंग्रेज गए थे हिंदुस्तान से, तो आज़ादी सिलोन को भी मिली थी, लंका को भी। तो उन्होंने वहाँ लंका में कुछ अपने ट्रांसमीटर्स रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जिनको नाम दिया गया था रेडियो सीएक, साउथ ईस्ट एशियन कमांड, जिसमें माउंटबैटन के जितने मिलिट्री काम होते थे वो सारे देश में उनकी खबर देने के लिए वो ब्रॉडकास्टर्स थे, ट्रांसमीटर्स थे। तो वो सारे ट्रांसमीटर्स उन्होंने कर दिए, दान कर दिए। जब आज़ादी दी सिलोन को, लंका को, तो श्रीलंका को दान कर दिए। उसमें 4 कमर्शियल सर्विसेज शुरू हुई, एक सिंगलीज, एक तमिल, एक अंग्रेजी और एक हिंदुस्तानी। क्योंकि हिंदुस्तानी कई थे वहाँ लोग। तो हिंदुस्तानी लोगों से जो थे उनसे कहा गया कि देखो एक बड़ी गड़बड़ वहाँ हुई है। और वो क्या, ऑल इंडिया रेडियो में। और ऑल इंडिया रेडियो में क्या गड़बड़ हुई है मैंने बताया नहीं आपको। गड़बड़ ये हुई थी कि उस डॉक्टर जो थे, जो आए थे बनकर मिनिस्टर, उन्होंने सारे हिंदुस्तानी फिल्मी रिकॉर्ड्स बैन कर दिए थे। क्यों, किसी की समझ नहीं आया। कहना नहीं इसमें तो हिंदी भी और बहुत, उर्दू भी बहुत स्वाद है, ये वो, तो ये नहीं चलेंगे। हम शुद्ध यानी क्लासिकल म्यूजिक बजाएंगे, या फिर भजन वगैरह बजाएंगे। और या फिर हम कुछ संस्कृत के शब्दों भरे गाने, मतलब कोई हिंदी गाना नहीं, कोई हिंदी गाना फिल्मों का नहीं होगा। सब उठाकर फेंक दिए गए, बेच दिए गए, रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और उस जमाने में फिल्मी संगीत भी अपनी जो उरूज पर आ चुका था, गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था। ये बात है 50 की, आज़ादी की बात की। तो उस ज़माने में तो सैगल, पंकज मलिक, वो बहुत बड़े बड़े
लोग शुरू हो गए थे, और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत भी ऑल इंडिया रेडियो का एक खास पॉपुलर लिसनरशिप का खास हिस्सा था। अच्छा। तो वो सब बैन कर दिया। तो वहाँ सिलोन के लोगों ने, डायरेक्टर्स वगैरह ने, हिंदुस्तानी जो वहाँ रहते थे कोलंबो में, उनको बुलाया और कहा कि देखो ये ऐसा हुआ है, वहाँ उन्होंने बैन कर दिया, तो तुम ऐसे करो, धड़ाधड़ हिंदी फिल्मी कमर्शियल इसमें शुरू कर दो, हिंदी गाने बजाना, हिंदी फिल्मी गाने बजाना। एक दिन वो घटना घटी जो कि मेरे जीवन की सबसे बेसिक घटना थी, मेरे ब्रॉडकास्टिंग जीवन की। वो क्या हुआ कि ओवल्टीन कमर्शियल प्रोग्राम था, और उसका जो ओवल्टीन का कमर्शियल होता था ना, विज्ञापन, वो बोलने के लिए जो अनाउंसर था वो आया नहीं उस रोज। अच्छा। तो प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ कमर्शियल बोलना पड़ता था। हाँ। तो वो नहीं आया, तो प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा था। सब हम मुंह धोए देख रहे थे एक दूसरे के, क्या हुआ। तो श्रीवास्तव जी प्रोड्यूसर स्टेज पर आए, कहने लगे देखो ये आज बहुत गड़बड़ है, आज कोई अनाउंसर नहीं आया, और मैं चाहता हूं कि उस अनाउंसर को, अब तो मैं छुट्टी दे रहा हूं, बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई बोल लेता हो हिंदी तो आकर कोशिश करो, ट्राई करो। तो उन्होंने इधर उधर देखा, मुझ पर नज़र पड़ी। वो जानते थे कि मैं हमीद भाई प्रोग्राम डायरेक्टर का छोटा भाई हूँ, उनको ये भी पता था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में रह चुका। तो उन्होंने मुझे देखा, कह रहे अमीन कम इधर आओ। तो मैं भागा हुआ गया, उन्होंने हाँ जी बोलिए। मैंने सोचा यार मेरी किस्मत खुलने वाली है, आज देखें क्या होता है। तो उन्होंने कहा देखो मैं जानता हूँ कि तुम इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हो और गुजराती बहुत अच्छी बोल लेते हो, और तुमने हिंदुस्तानी भी सीखी थी ग्वालियर में, मैंने सुना। तो मैं चाहता हूँ कि ये कमर्शियल अनाउंसर मेरा जो है नहीं आ रहा है, और तुम इसको बोलो। अच्छा। लेकिन पहले तुम्हें मुझे आज सुनाना पड़ेगा कि कैसे बोलते हो तुम। प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, तो हिंदी में लिखा हुआ एक कमर्शियल अनाउंसमेंट ओवल्टीन का, और उसको रिहर्स करो और बोलो। तो मैंने वो लिया, देखा उसमें लिखा था ओवल्टीन शक्तिदायक पेय, यानी शक्ति देने वाला टॉनिक। मैंने कहा अरे यार ये तो शक्ति देने वाली चीज़ है, तो इसको शक्ति के साथ जोरदार तरीके से बोलना चाहिए। तो जैसे कोई पॉलिटिशियन अपने लोगों को उकसा रहा हो, इलेक्शन के लिए तैयार कर रहा हो, या कोई स्पीच दे रहा हो कोई प्ले में, तो उस तरह हाथ हिला हिला कर जोर से, ये ओवल्टीन बड़ा अच्छा शक्तिदायक पेय है, इसे पीजिए, बड़ी आपको शक्ति मिलेगी, धूमधाम मचाएंगे आप, ये वो जो भी कमर्शियल था। तो श्रीवास्तव जी ने सुनकर कानों पर हाथ रख दिया। तो मैंने सोचा अरे बाप रे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा देखो देखो एक मिनट, ये अलबत्ता शक्तिदायक पेय है, ओवल्टीन शक्ति देता है, मगर ये प्रोग्राम कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। तो इसमें तुम जरा तमीज के साथ जरा धीमे से बोलो, ये क्या बोल रहे हो। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा हाँ ठीक है आप लाइए, मैं अच्छी तरह बोलता हूँ। तो वे चुपके से मैंने वो पढ़ा उसको। तो पढ़ने के बाद मैंने फिर पूछा कि कैसा है। कहने लगे देखो मुझे अब अच्छा लगा। तो जब चुपके से इज्जत से इंसान बनकर बोलते हो ना तो अच्छा लगता है। ये चिल्ला चिल्ली बनावटी बात नहीं है चिल्लाना। तो तुम बोलो, लेकिन तुम्हारी भाषा में अब तक गुजरातीपन और थोड़ा सी अंग्रेजियत है, उसको तुम सुधारते रहो और वादा करो कि रोज तुम हिंदुस्तानी बोलने की प्रैक्टिस करोगे घर पर, और फिर हफ्ते में एक बार आकर यहाँ कमर्शियल बोलोगे ओवल्टीन का। तो मैंने वादा किया और फिर और जोरों से शुरू कर दिया मैंने हिंदुस्तानी अच्छी तरह बोलना, और मैंने वहाँ शुरू किया ओवल्टीन कमर्शियल, और उसमें कामयाब रहा। करीब साल भर तक मैं बहुत पॉपुलर हो चुका था दफ्तर में, क्योंकि ओवल्टीन के जरिए काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी मेरी आवाज़। तो खबर ये थी कि देखो एक क्लाइंट है जिसका नाम है सीबा कंपनी, सीबा गायगी लिमिटेड था नाम ज़माना है, सीबा गायगी लिमिटेड। वो एक हिंदी प्रोग्राम करना चाहती है बिनाका टूथपेस्ट के लिए। एक अंग्रेजी प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर अंग्रेजी सेक्शन से होता है, बिनाका हिट परेड, जहां वहां के एक बहुत मशहूर अनाउंसर हैप्पी गो लकी ग्रेग
करते हैं और बेहद हिट हो गया है। उसमें पॉपुलर गाने बजते हैं हिट परेड में, तो हम, और उसमें कंपटीशन होता है और उसमें पैसे भी मिलते हैं, प्राइज में जो होता है 100 रुपए का। और इतना पॉपुलर है वो कि हर हफ्ते 300-400 लेटर्स आते हैं सुनने वालों के। तो हम चाहते हैं कि अब हिंदी में शुरू करें। हिंदी में शुरू करें तो अगर हमें 300-400 नहीं 30-40 लेटर्स भी अगर आ जाएं तो काफ़ी है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि आप उसको प्रोड्यूस करें और हमें भेजें। तो श्रीवास्तव जी ने और लोगों ने, हमीद भाई ने भी वहाँ अनाउंसमेंट की कि भाई देखो ऐसा प्रोग्राम शुरू होने वाला है हिंदी में, और हमने तय किया है कि ये होगा आधे घंटे का प्रोग्राम जिसमें 7 गाने बजेंगे और उनको फिर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी तुम्हें कि आप लोग जो हैं वो अपने क्रम में ये इन 7 गाने लिखकर भेजिए। फिर वो गाने कंप्यूट होंगे कि उन क्रमों के बारे की वजह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर किस गाने को मिलता है, और लोगों की भाई भेजी हुई लिस्ट अगर उससे मिल जाएगी तो उनको 100 रुपए का प्राइज मिलेगा। या तो अगर ज़्यादा लोगों ने सही लिस्ट भेजी तो 100 रुपए उनमें बांट दिए जाएंगे, जैकपॉट जिसे कहते हैं ना। तो मगर इसमें क्या है कि जो इसको लेगा वो प्रोड्यूस भी करेगा, स्क्रिप्ट भी लिखेगा, बोलेगा भी प्रोग्राम, और जब लेटर्स आएंगे उसको देखेगा भी। तो उसके लिए 25 रुपए मिलेंगे हफ्तावार। तो कौन ब्रॉडकास्टर हिंदी का है यहाँ जो कि लेना चाहता है? तो बाकी ज़रा मुझसे सीनियर थे, अच्छे 2-3 ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने कहा क्या बकवास है यार, 20 रुपए में ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, और खत आएंगे उसको जांचो भी, ये नहीं होगा हमसे। मैंने हाथ उठा दिया कि मुझे तो आज तक कोई मिला ही नहीं, मुआवजा ही नहीं मिला, फीस ही नहीं मिली। ओवल्टीन का एक छोटा सा टिन मुझे मिलता था हर हफ्ते। मैंने कहा मैं कर दूंगा, 20 रुपए तो मेरे लिए हफ्ता, 100 रुपए महीने हो सकते हैं या 80 रुपए हो सकते हैं, तो मैं करूंगा प्रोग्राम। तो मैंने वो प्रोग्राम लिया और मैंने करना शुरू किया। हुआ ये कि ऑल इंडिया रेडियो में ये सीखा जो हमने था ब्रॉडकास्टिंग, उसकी ख़ास बात ये थी कि हमें हमेशा कहा जाता था कि देखो अंग्रेज़ी सरकार है, उस ज़माने की अंग्रेज़ी सरकार थी, वो नहीं चाहते कि कोई बोलकर उलट पुलट बोले या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोले या बुरा भला कुछ कहे। तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी पहले आपको, और स्क्रिप्ट अप्रूव होगी और उसके बाद आपको प्रोग्राम करना होगा। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट हिंदुस्तानी में लिखी, मैं ब्रॉडकास्ट भी लिख कर करा करता था। आज बोल रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के, ऐसे नहीं बोलता था। तो स्क्रिप्ट लिखी, उसमें कोशिश ये की कि कमर्शियल भी हो मगर गानों से जुड़े हुए गाने जुड़े। मैं अपनी अब कोई बात से कोई शेर वेर कह दूँ, या कोई घटना जो घटी हो उसके बारे में कह दूँ, या कोई बड़ा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया उसके बारे में कुछ कहूँ, या किसी महान नेता का देहांत हो गया तो उसके बारे में कुछ कहूँ, और सुनने वालों के पत्रों का जवाब दूँ। तो ये सब ऐसे लिंक्ड होता था शुरू से आखिर तक कि किसी को पता नहीं चलता था कि प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करता था, बस वो गाने से कमर्शियल से बातचीत से जोक, ये कोई पत्रों के जवाब, ये वो सब होता था। तो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया बड़ी मुश्किल से। हमीद भाई ने जो मुझे सिखाया था, गांधी जी के सिद्धांतों से जो मैंने पाया था वो सब सीखा मैंने, और स्क्रिप्ट लिखी और खूब उसमें मजाक हंसी भी दिया, कोई धूमधाम भी रखी। और इस तरह से पहले लिखी स्क्रिप्ट, रिहर्स की, रिकॉर्डिंग की, फिर उसकी एडिटिंग होकर गाने डाले गए। पूरा टेप जब मैंने सुना सिलोन भेजने से पहले तो मुझे लगा हाँ ठीक है चलेगा। तो गया वो प्रोग्राम, और बुधवार को ब्रॉडकास्ट होने वाला था। तो शुरू से ही हमने वो प्रोग्राम 1 हफ्ते पहले चला गया। तो मैं हर रोज़ खुदा से दुआएं मांगने लगा, क्या खुदा देखो वो वहाँ अंग्रेज़ी प्रोग्राम में 300-400 लेटर्स आते हैं,
यहाँ वो कह रहे हैं 20-30 भी चलेंगे, 20-30 मत दीजिए मुझे, 100 लेटर्स तो कम से कम दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन साहब किसको पता था कि रेडियो सिलोन तब तक हिंदी सर्विस, उसकी कमर्शियल सर्विस कितनी पॉपुलर हो गई थी, किसी को अज्ञान ही नहीं था। हुआ ये कि सारे हिंदुस्तान में प्रोग्राम सुना जाता था, क्योंकि वो शॉर्टवेव ब्रॉडकास्टिंग पर चलता था, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वो सारे एशिया में पहुंचता था, क्योंकि कोलंबो से उत्तर की तरफ उसको बीम किया जाता था। यूरोप तक भी पहुंचता था प्रोग्राम कई बार, और सारे अफ्रीका में जाता था, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और हाँ यूएई में सुना करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान से वहाँ बहुत सारे लोग गए हुए थे। वो सब मॉरिशस, ये वो न्यूजीलैंड, यहाँ सब जगह सुना जाता था। तो साहब पहला प्रोग्राम जो हुआ और 2 रोज के बाद चिट्ठियां आनी शुरू हुई, तो लोग घबरा गए कि अरे ये तो चिट्ठी आ रही है, यानी गोनियां भर भर की चिट्ठियां आ रही हैं। और पता है पहले प्रोग्राम में कितने आए लेटर्स? 9000। अब 9000 जब आए लेटर्स, सब उछल पड़ गया, ओ हिट प्रोग्राम, झूम गए सब, काफी डांस करने लगे। मैं भी उठकर डांस करने लगा, मगर फिर मैंने सर पकड़कर मैं बैठ गया कि हाय, मगर ये लेटर्स आए हैं 9000, वो तो मुझे ही देखने पड़ेंगे। यहाँ तक कि एक बरस में 60,000 65,000 लेटर्स हर हफ्ते आने लगे। हमें सुनने को मिला है और कहीं कहीं न्यूज रिपोर्ट में पढ़ने को भी मिला है कि आपने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था एक बार, ये कितना सच है? हाय 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 हाय, इससे बढ़कर झूठ नहीं हो सकता। मतलब ये सारे जो रिपोर्ट, सारे जो न्यूज आए, ये सब गलत है? सब बिल्कुल गलत, और उसको मैंने कई बार रेडियो पर भी ठीक किया है, गलत फहमी को दूर किया है। हुआ ये कि जब मैं ब्रॉडकास्टर बड़ा मशहूर बन चुका था रेडियो सिलोन पर, बम्बई में रिकॉर्डिंग होती थी इसमें, तो उस जमाने में अमिताभ बच्चन एक्टर नहीं बने थे। अच्छा। वो बस इधर उधर बोलते थे और कोशिश करते थे फिल्मों में आने की, और रेडियो पर आने की भी कोशिश करते थे वो। लेकिन वो चाहते थे कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो रेडियो सिलोन के दफ्तर में आएं, ऑडिशन दें, और उनको थोड़ा सा काम मिले, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ज़्यादा। वो दिल्ली से आए थे और वो चाहते थे कि यहाँ हिंदी में फिल्म स्टार बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर सोचेगा पहले मुझे ज़रा खाने पीने का थोड़ा सा इंतज़ाम हो जाए। तो यहाँ वो एक दिन हमारे स्टूडियो में चले आए बिना कुछ बताए। मैं रिकॉर्डिंग में था। अच्छा, रिकॉर्डिंग का ये हाल था मेरा कि मैं एक बार सुबह जब जाता था ना स्टूडियो में, तो शाम को निकलता था या दोपहर में खाने के लिए निकलता था। बीच में कोई और चीज़ नहीं होती थी। तो जब मैं था स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरी सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने रिकॉर्डिंग रोकी, वो अंदर आई, कहना सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन एक लड़का आया है, नाम है उसका अमिताभ बच्चन। अमित, मैंने कहा अमिता लड़का है कि लड़की है? कह रहे नहीं वो लड़का है, ऊंचा है, काफ़ी हैंडसम है, और वो चाहता है कि वो ऑडिशन दे अपना यहाँ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर दूंगा उसको ऑडिशन, मगर ये क्या बात है, बिना कहे कुछ ऐसी ही टपक पड़े। तो उनसे कहना कि ज़रूर मैं करूँगा ऑडिशन, लेकिन उनसे करीब हफ्ता भर पहले वो अपॉइंटमेंट लेकर आए तो फिर हम मिलते हैं। तो ये कह दिया मैंने। अब साहब वो बुरा मान तो गए। तो इस तरह से मैंने उनको सुना नहीं, और लोग खाम का कहने लगे रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो सुना ही नहीं, आवाज़ ही नहीं सुनी थी। पहली बार मैंने अमिताभ की आवाज़ कब सुनी? जब उनकी फिल्म आनंद, राजेश खन्ना के साथ थी ना, आनंद रिलीज हुई, तो उन्हें स्क्रीन पर मैंने देखा। स्क्रीन पर जो देखा तो मैंने कहा अरे ये क्या ज़बरदस्त स्टार है, और ज़बरदस्त स्टार है, और न सिर्फ ज़बरदस्त स्टार है बल्कि क्या बोलता है ये, क्या आवाज़ है इसकी। तो भाई मैं इस लड़के को अपना छोटा भाई बना देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि अब आनंद की पब्लिसिटी में कर नहीं पाया था, बीमार था ज़रा। अच्छा। लेकिन फिल्म देखने के लिए प्रीमियर पर बुलाया था एनसीसीपी साहब ने, प्रोड्यूसर ने।
तो वो देखकर मैं इतना इम्प्रेस हो गया अमिताभ से कि मैंने कह दिया कि मैं तो न सिर्फ उसको छोटा भाई बनाता हूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि उसकी हर फिल्म की पब्लिसिटी मैं करूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं एक संस्था का प्रेसिडेंट बन गया जिसका नाम था रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, रापा जिसे कहते थे। तो उसमें हर साल हम अवार्ड्स देते थे रेडियो के लिए, और किसी बड़े न बड़े स्टार को बुलाते थे एज चीफ गेस्ट। तो मैंने अमिताभ को फ़ोन किया, क्योंकि उन दिनों फिर मैं पब्लिसिटी बहुत कर चुका था उनकी फिल्मों की, उनकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी, इंटरव्यू एक दो कर दिए थे। तो मैंने कहा अमिताभ आओगे तुम हमारा मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से? तो कहा हाँ ज़रूर, आप बुलाएंगे, मैं क्यों नहीं आऊँ। आए वो, और वहाँ स्पीच देना उन्होंने शुरू कैसे किया कि बहनों और भाइयों दोस्तों, मैं जब फिल्म स्टार नहीं बना था तो मैं चाहता था हिंदी में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करूं। देखिए मैं आया था एक ज़माने में और मैं गया वहाँ, लेकिन किसी ने मुझे सुना नहीं, तो इसलिए मैं देखिए वहाँ किसी ने नहीं सुना, इसलिए अब मैं फिल्म स्टार बन गया हूँ आपके सामने। तो हाँ, इतना कहा और वो स्पीच ख़त्म हुई, प्रोग्राम शुरू हुआ। तो रमा आई हुई थी वहाँ, मेरे साथ काम भी करती थी, अभी भी थी वो। तो मैंने पूछा कि ये कहता है वो आया था मेरे यहाँ, मैं तो कभी मिला नहीं इससे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, तुम तो पागल आदमी हो, वो सेक्रेटरी तुम्हारी आई थी और कहा था कि अमिताभ बच्चन आए हैं। मैंने कहा था वो तो अमिताभ कुछ कह रहे थे, और उसने कोई टाइमिंग नहीं ली थी मुझसे, अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, इसलिए मैंने नहीं सुना। फिर मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हाय अमिताभ बच्चन आए थे मुझे अपना इंटरव्यू देने, ऑडिशन देने, और मैंने उसको सुना तक नहीं, मैं मिला तक नहीं उनको। क्या मैं पागल आदमी हूँ, बेकार आदमी हूँ। फिर सोचा कि नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। अगर वो मेरे यहाँ स्टूडियो में आते, मैं ऑडिशन करता उनको, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद आती, उनकी पर्सनैलिटी, बोलने का स्टाइल, ये वो, आखिर बहुत बड़े कवि के वो बेटे थे। तो मैं तो उनको ज़रूर काम देने लगता। एक बार काम देने लगता तो सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनको अमिताभ की आवाज़ इतनी पसंद आती, वो कहते कि अरे आपने इतना अच्छा वॉइस लिया है, चलो हम मेरा प्रोग्राम उनको दे दो। तो मेरे सब प्रोग्राम वो ले जाते और मैं सड़क पर होता। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं दिया उनको ऑडिशन। तो ये कहानी है सही। आजकल के बच्चे भी रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन खुल गए हैं, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पर नहीं है। तो आजकल के जो नए बच्चे जो आके प्रोग्राम करते हैं, आप उनको सुनते हैं या फिर उन पर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? क्योंकि उनको अधिकतर लोग जो बुजुर्ग हैं वो पसंद नहीं करते और नए जमाने के बच्चे सिर्फ उनको सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, वो यूं है कि धूमधाम बहुत करते हैं, वो चिल्ला चिल्ली बहुत करते हैं, जैसे मैं बिना का गीतमाला में शुरू में किया करता था। अब ऐसा है कि ज़माना बदलता रहता है, नए नए लोग, फिल्मी गाने भी जो हैं पुराने, वो जो यंग लोग हैं वो ज़रा आजकल के धूमधाम के गाने पसंद करते हैं, उस पर डांस भी करने लग जाते हैं, तो वैसे वर्जिश हो जाती है उनकी। तो आजकल के नौजवान हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, ये लोग अच्छी बात है, चलो ज़माना बदलता ही है। लेकिन उस ज़माने के बदलने में ब्रॉडकास्टिंग में एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो हमारी परंपरा थी, जो ब्रॉडकास्टिंग में आ गई थी और फिल्म संगीत में आ गई थी, एक तो सादगी, मिठास और आकर्षण, ये सब चीज़ें उनमें आई नहीं है, क्योंकि इतने गहरे उतरे नहीं हैं वो ब्रॉडकास्टिंग में। बस आए और बोलना धमाधम शुरू कर दिया। बोलते अच्छा है, हमसे अच्छा बोलते हैं, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं, जो मन में आया कह दिया। लेकिन उसमें यह भी होता है कि बहुत कई बेमानी चीज़ें भी आ जाती हैं उसमें, तो इससे ज़रा गड़बड़ होती है। तो मेरी राय है कि अगर अच्छा ब्रॉडकास्टर बनना हो, एक तो सादगी से बोलिए, भावुकता से बोल सकते हैं आप, खुश हों तो मुस्कुराइए बहुत, कुछ उदास हों तो निराश आवाज़ में बोलिए, लेकिन नेचुरल आवाज़ में बोलिए। दूसरी ये कि भाषा इस्तेमाल जो करें वो सादगी उसमें बहुत हो, सरल भाषा, क्योंकि रेडियो में कोई वो तो गीतकोश लेकर तो नहीं बैठता ना, तो बस सादगी भाषा हो, बोला और पहुंची बात तुम्हारी। तो इस तरह से अगर सादगी से रखें और आकर्षण रखें हमारे प्रोग्राम में, कि मिठास रखें, इंटरेस्ट रखें, ताकि कोई बोर ना हो जाए
या बेजार ना हो जाए या गुस्सा ना हो जाए, नहीं तो वो समझेंगे ये टीटू भा 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 कर रहा है तो पागल आदमी है तो ये ना हो, तो अच्छा वो ब्रॉडकास्टर बन सकता है। और ये सारे लोग जो आजकल बोलते हैं, जरा सा अपने आप को संभाल लें। कई लोग बहुत अच्छा भी बोलते हैं, आज भी नाम मुझे याद नहीं है, 10-12 अनाउंसर्स हैं आजकल भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग हैं जरा समझ लें ये बात तो सुधर जाएंगे। आप बहुत सारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के इंस्पिरेशन हैं, आपको काफी लोग सुनते हैं प्रोग्राम करने से पहले, या फिर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ब्रॉडकास्टर्स को। मैंने आपको भी आपके पुराने रिकॉर्ड्स जो यूट्यूब पर या और कहीं मिलता है, मैं उसको सुन चुका हूं। आपके इंस्पिरेशन कौन है ब्रॉडकास्टिंग में? मेरे इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा 2 हैं। अच्छा। एक तो अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग मुझे सिखाने वाले, जो रेडियो में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हमीद भाई, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उनकी तबीयत भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े हंसमुख थे। वो स्टेज पर अनाउंस प्रेजेंटेशन किया करते थे, कंपेयरिंग और जोक्स मिला कर बहुत ज़बरदस्त कंपेयर थे। तो ये भी सीखा, इसलिए मैंने फिर तो बहुत सारे प्रोग्राम किए, यानी स्टेज के करीब 3-4-5 हज़ार प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, और हिंदुस्तान में भी और करीब 8-10 मुल्कों में मैं गया हूँ, और बहुत सीखा मैंने उनसे। और हिंदुस्तानी में एक जो मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, बहुत सारे थे लोग मगर एक जो सबसे ज़्यादा थे वो विनोद शर्मा, जो ऑल इंडिया रेडियो में बहुत ही आगे बढ़े, फिर सिलोन पर भी बहुत कुछ बोले। सिलोन पर उनका एक प्रोग्राम आता था जो लोगों को आज तक याद है, इंस्पेक्टर ईगल, जिसमें इंस्पेक्टर ईगल बनते थे, काफ़ी शोर मचाते थे, काफ़ी धूम मना जाते थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इंसान भी बड़े अच्छे थे, और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उर्दू भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, और एक तीसरी भाषा उन्होंने सीखी थी जो उनकी ज़बान में नहीं असर करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया एक दिन कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी गुजराती सीखी है, और गुजराती बोलता भी हूँ और बड़ा अच्छा बोलता था, लिखता भी था। तो मैंने उनको गुरु बना लिया अपना। तो अफसोस है कि वो काफ़ी उम्र उनकी हो गई जब उनका देहांत हो गया। अभी वेरी रिसेंटली तम्मा तम्मा का जो पुराना वर्जन था उसका नया बना, और उसमें जो आपके बहुत पॉपुलर वर्ड्स थे, कुछ फिल्मों के कुछ गानों के नाम थे, बिन बजाती हुई नागिन, वो जो चमत्कारी शब्द थे वो वहां पे सुनने को मिला। गाना वो था ना, तम्मा 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 तम्मा। ये आइडिया किसका था? ये करण जौहर जो उसके प्रोड्यूसर हैं, उनका आइडिया था मेरा ख्याल है। तो उन्होंने एक बार किसी को भेजा मेरे पास, टेलीफोन किया और फिर ख़त भी लिखवाया कि साहब हम ये तम्मा तम्मा गाना देना चाहते हैं, और ये बड़ा पॉपुलर हुआ था, और साहब चूँकि बहुत पॉपुलर हुआ था और आपको भी पसंद होगा, तो हम चाहते हैं कि आप इसकी कमेंट्री करें आकर, हम आपको इंटरव्यू करेंगे उसमें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कुछ पैसे वैसे भी देंगे कि नहीं? तो कहा हाँ ज़रूर देंगे, और बड़े अच्छे उन्होंने पैसे भी दिए बाद में। तो उन्होंने जब बुलाया मुझे तो कहने का एक पहला सवाल तो ये है कि हम गीतमाला के स्टाइल में आपको बुलवाना चाहते हैं, और 2-3 गानों के बारे में हम पूछेंगे, तो उसके बारे में आप कुछ कहिए। फिर उन्होंने एक गाना बताया, मुझे इस वक्त याद नहीं कौन सा, कि ये गाना उस साल बिना का गीतमाला में टॉप पर था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा गलत, ये गाना कभी टॉप पर नहीं आया, टॉप पर उस ज़माने में उस साल में ये गाना था, ये बताया मैंने उन्हें। तो इस तरह फिर रिकॉर्डिंग हुई, और 2-3 चीज़ें जो फिल्म के से माहौल से मिलती जुलती थी वो मैंने अनाउंसमेंट की, तो ठीक आ गया। उसको मिला के उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोडक्शन किया, और अभी चारों ओर ये गाना गूंज रहा है देश भर में। आखिर में मैं आपसे 1 मिनट जी, फिल्म का नाम तो बताइए। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, नया गाना जी। आखिर में आपसे जानना चाहते हैं हम ये कि रेडियो इंडस्ट्री का अभी एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारे नए रेडियो स्टेशन खुल रहे हैं, रेडियो इंडस्ट्री को आगे आप किस तरह से देखना चाहते हैं? भाई रेडियो वो माध्यम है जो कि अपने आप अगर ठीक से प्यार से उसको पाला पोसा जाए, अच्छे अच्छे गाने आए, और ये भी नहीं कि सिर्फ वो नए नए गानों की धूमधाम रखें, पुराने नए सब आए, और भी बड़े अलग अलग से प्रोग्राम, ड्रामे, ये वो
कॉमेडी शोज ये वो बहुत सब आए, तो कोई वजह नहीं है कि रेडियो मरे। लेकिन 2-3 बातें आजकल गड़बड़ हो रही हैं। सबसे एक बिजनेस के लिहाज से सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, सर्विस टैक्स जब शुरू हुआ तो सर्विस टैक्स न्यूज़पेपर्स पर नहीं रखा गया है। एडवर्टाइजमेंट तो न्यूज़पेपर्स नो, कोई सर्विस टैक्स नहीं। जितना चाहो तुम दो, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता। और इसका नतीजा यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में 5-5 फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं लोगों के, और हर पेज पर 20 छोटे छोटे एड्स आते हैं। बल्कि वो कागज़ पेज का बढ़ा देते हैं, कहीं नीचे कहीं साइड में, और कितना पैसा वो कमाते हैं देखो। और इनकम टैक्स के लिहाज से उनको टैक्स भी मिलता है, मगर रेडियो पर उन्होंने सर्विस टैक्स लगा दिया। तो अब रेडियो तो छोटा माध्यम है, जनता का माध्यम है, और बर्दाश्त इतना नहीं कर पाया। हम शुरू से कहते रहते उनको कि साहब, हम सारी झुंड बनाकर एक डेलीगेशन बनाकर गए, दिल्ली भी गए थे। तब हमारे जो प्रणब मुखर्जी उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे भी मिले हम, ये छोड़ दीजिए ना, इसको मत कीजिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेडियो तो जनता का माध्यम है। तो मगर उन्होंने शुरू में तो खैर काटने की उम्मीद की थी, मगर फिर काटा नहीं और लगा दिया। और अब जीएसटी जो लगा है वो शायद 17% या 18% कुछ होगा। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे आभार करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार व्यक्त करने के लिए। आखिर में क्या हम गीतमाला के उसी अंदाज में उड़ीसा के श्रोताओं से आप विदा लेना चाहेंगे? बिना का गीतमाला के ओरिजिनल अंदाज में तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहनों और भाइयों, काश कि मैं कभी उड़ीसा आ पाता और देख पाता आपके खूबसूरत शहर जैसे भुवनेश्वर या पुरी। लेकिन यही एक मेरा ख्याल है प्रांत है जहां मैं जा नहीं पाया हूं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि साहब ये आ गए हैं सुब्रत कुमार पति और मुझसे बात करवा रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं, क्योंकि रेडियो पर मिलना यानी खुद सामने हम बैठकर बातचीत करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं कोशिश करूंगा हमेशा आपको याद करने की। आऊँगा नहीं कभी वहाँ, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, अब 84 साल का हो गया हूँ, आ नहीं पाऊँगा। तो मैं पति साहब से कहूँगा कि ज़रा कई अच्छे प्रोग्राम हो तो भेज दिया करें। आपने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी शुरुआत के बारे में हमें इतना तफसील से बताया, विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या नाम है सब, एक सुब्रत कुमार पति, और वाकई पति हैं।